फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 का। लाइट इज वेव फिनोमिना, पार्टिकल फिनोमिना और बोथ वेव एंड पार्टिकल फिनोमिना। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझ ही लिया है कि लाइट जो है वो वेव फिनोमिना भी है और पार्टिकल फिनोमिना भी है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है आपकी। ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट सिचुएशंस में वो डिफरेंटली बिहेव करती है। किसी एक्सपेरिमेंट में किसी सिचुएशन में वो वेव की तरह बिहेव कर रही है और किसी सिचुएशन में वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई मेटल सरफेस है और वहाँ पे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर उससे गिर रही है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करके सरफेस छोड़ के बाहर निकल आते हैं। इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट कैसे बिहेव कर रही है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। जब तक कि आप ये मानोगे नहीं कि लाइट पार्टिकल की तरह, लाइट जो है वो पैकेट्स में आ रही है, तब तक इस फिनोमिना को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो कैसे बिहेव कर रही है, फोटॉन्स की तरह। फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेट्स, बंडल्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट का जो फिनोमिना है वो पार्टिकल फिनोमिना है। ठीक है, जबकि इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, ये सारे जो फिनोमिना है इसमें लाइट कैसे बिहेव करती है, वेव की तरह। तो क्या आंसर लगाएंगे हम, बोथ वेव एंड पार्टिकल फिनोमिना। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन एक टाइम में वो एक ही फिनोमिना वो एग्जिबिट करेगी। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में वो वेव की तरह बिहेव कर रही है तो वो वेव ही होगा, ऐसा नहीं कि वहां पे पार्टिकल भी होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, इस लाइट की जो स्पीड है वो उस चीज पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम ओनली, इनर्शिया ऑफ द मीडियम ओनली, ऑन इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया, नीदर ऑन इलास्टिसिटी नॉर ऑन इनर्शिया। ठीक है, तो अब तक हमें ये पता लगा है कि जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव है। जो मैकेनिकल वेव होती है वो मीडियम की इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों पे डिपेंड करती है। जो मैकेनिकल वेव है, जैसे कि साउंड वेव है, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, तो वो मीडियम की इलास्टिसिटी और मीडियम की इनर्शिया दोनों पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो हमारी लाइट वेव है वो कैसी है, वो आपकी नॉन मैकेनिकल वेव है, तो नहीं वो मीडियम पे डिपेंड करती ही नहीं है, क्योंकि उसको चलने के लिए, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। सन से लेकर अर्थ तक लाइट आती है, उसमें बहुत बड़ा रीजन ऐसा है जो कि वैक्यूम है। अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट होने से पहले बहुत बड़ा रीजन ऐसा है जो कि क्या है, वैक्यूम है, और वहाँ पे भी लाइट ट्रैवल करती हुई आती है। यानी लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव ही नहीं है वो, तो ना उसको इनर्शिया की ज़रूरत है, नहीं उसको इलास्टिसिटी की ज़रूरत है। तो स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। तो क्या आंसर होगा, नीदर ऑन इलास्टिसिटी नॉर ऑन इनर्शिया, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The equation of a light wave is written as y is equal to a sin kx minus omega t. Y is equal to a sin kx minus omega t। इस तरह से एक लाइट वेव की इक्वेशन को लिखा गया। Here y रिप्रेजेंट, y क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईथर पार्टिकल। ईथर तो पता लग गया कि ईथर तो होता ही नहीं है। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाई थी, ईथर हाइपोथेसिस, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट में उसको ढूंढा नहीं गया, मिला नहीं वो, इसलिए ये तो होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत है। प्रेशर इन द मीडियम, प्रेशर होने के लिए भी मीडियम होना ज़रूरी है। ठीक है, जबकि हमें पता है लाइट वेव मीडियम के बिना भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, लाइट वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, तो प्रेशर इन द मीडियम भी गलत है। डेंसिटी ऑफ द मीडियम भी गलत है, उसको मीडियम चाहिए ही नहीं ट्रैवल करने के लिए। अब बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा आप ढंग से देखो, अगर इक्वेशन इस तरह से लिखी गई है, लाइट वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो पहली बात इसको आपको देख के समझ में ये आना चाहिए कि जो लाइट वेव है वो आपकी प्लस x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही होगी, इस तरफ मूव कर रही होगी। ठीक है, इस तरफ प्रोपोगेट कर रही होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है kx प्लस ओमेगा टी, तो जब यहाँ प्लस होता है तब वो इसका मतलब होता है कि वो माइनस एक्स की तरफ मूव कर रही होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर kx माइनस ओमेगा टी है तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ प्रोपोगेट कर रही होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी, और kx प्लस ओमेगा टी होता है तो वो माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी। ठीक है, अब ये y क्या क्वांटिटी है जो कि टाइम के साथ, पोजीशन के साथ ऑसिलेट कर रही है, साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रही है। तो
लाइट वेव में आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर लाइट वेव इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है, ये उसके मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ढंग से समझना है आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ऑसिलेट करेगा टाइम के साथ, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से ऑसिलेट करेगा। कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन के अलोंग होगा और प्रोपोगेशन आपका एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगा। ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, इस तरफ वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके मूवमेंट की डायरेक्शन, अगर उसको हम सी से लिखें, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक एक्स के अलोंग होगा, एक वाई के अलोंग होगा, एक जेड के अलोंग होगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आती है। ये जो डायरेक्शन आती है ई क्रॉस बी की, ये किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसकी, किस तरफ वेव मूव कर रही है, किस तरफ वेव प्रोपोगेट कर रही है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो लाइट है वो अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो लाइट है वो अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसमें एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इस तरह सपोर्ट करेंगे ताकि वेव आगे की तरफ ये मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ टाइम और पोजीशन के साथ जो ऑसिलेट करने वाली चीज़ें हैं दो हैं आपके पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पे आंसर इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो हम आंसर डी मार देंगे। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ऑप्शन दिया होता तो हम वो ऑप्शन भी करेक्ट करते, मैग्नेटिक फील्ड भी करेक्ट होता और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑप्शन भी करेक्ट होता, क्योंकि दोनों ही जो वो हैं वो टाइम और पोजीशन के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। अब आप ये मत समझना है यहाँ पे कि ये वाई दिया है और वाई एक्सिस के अलोंग तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आंसर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इस तरफ हो, माइनस जेड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ऊपर की तरफ वाई की तरफ जो हो वो मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी ई क्रॉस बी की डायरेक्शन इसी तरफ ही आएगी, ठीक है। क्लियर? बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन आएगी? वो वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शो दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफरेंशिएट कर सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं उनका पोलराइजेशन नहीं होता, उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग ही होता है। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, मान ली इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन के अलोंग होगा। जैसे कि साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उन वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ किसके लिए लगता है? सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए लगता है। ट्रांसवर्स वेव को ही पोलराइज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव अगर शो करना है तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? पोलराइजेशन। क्लियर? बाकी रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी ये तीनों फिनोमिना ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों में हो सकते हैं, लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ किस में होता है? ट्रांसवर्स वेव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When light is refracted into a medium, किसी मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आपको ऑप्शन दिए हैं, दोनों इंक्रीज कर जाएंगी कि वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, क्या होगा, ठीक है। तो वो देखते हैं जरा। जब भी कोई लाइट, मान लिया ये अलग मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, ये मान लिया एयर से किसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में लाइट वेव जो है वो एंटर कर रही है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी वेव की न्यू, वो कांस्टेंट रहती है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट वेव की या किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करती कि अब जो वेव है वो किस मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है।
एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम, तीसरे मीडियम से चौथे मीडियम में मूव करती जाए, बाकी सब चीज़ें चेंज होंगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंगली, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। और वो किस पे डिपेंड करती है? वो सोर्स पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया है। ठीक है, इसमें कह दिया फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, इसमें कह दिया फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। ठीक है, अब जरा देखते हैं वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वेलोसिटी का इफेक्ट हमें पता होता है। अगर यहाँ पे एयर है, यहाँ पे मान लिया लाइट वेव की स्पीड c है, तो यहाँ पे जो इस मीडियम में जो स्पीड होगी v इक्वल टू क्या हो जाएगी? c बाई म्यू। म्यू क्या होगा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है? वेलोसिटी जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक, तो v की जगह हम क्या लिखेंगे? v की जगह लिखेंगे फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे एयर में ले लो या आप मीडियम में ले लो, इंटू वेवलेंथ ऑफ मीडियम। मीडियम को कुछ कह देते हैं m। ठीक, c की जगह भी क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेवलेंथ जो आती है, वेवलेंथ किसी भी मीडियम में जो होती है वो वैक्यूम या एयर में जो वेवलेंथ होती है डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर होती है। यानी वेवलेंथ कम हो जाती है, वेलोसिटी कम होगी, उसके करस्पॉन्डिंगली क्या कम हो जाती है? वेवलेंथ कम हो जाती है। ठीक, तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, या वैक्यूम या एयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है वो, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वेवलेंथ डिक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेंज अनचेंज्ड। क्या आंसर होगा इसका? सी पार्ट। ठीक, अच्छा, एक चीज इन्होंने नहीं कहा है, इन्होंने ये कहा है कि व्हेन ए लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू ए मीडियम, किसी मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि वो वैक्यूम या एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रही होगी, किसी दूसरे मीडियम से किसी और मीडियम में एंटर नहीं कर रही है। ठीक है, वैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये क्लियर दिया होना चाहिए कि लाइट रिफ्रैक्टेड इनटू ए मीडियम फ्रॉम एयर या वैक्यूम। ठीक है, ताकि हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, मान लिया लाइट ये किसी एक मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुई है और ये दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई है, इस तरह से मान लिया डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे एयर होगी कुछ और ये कुछ मीडियम है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास है। ठीक, तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी लाइट भी। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो वेवलेंथ हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि वेवलेंथ चेंज हो जाती है। जो किसी भी मीडियम में वेवलेंथ होती है वो होती है वेवलेंथ इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ बेसिकली डिक्रीज कर जाती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, तो बी आंसर तो हो ही जाएगा आपका। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज करती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है। ये जो लाइट, ये जो बीम आ रही है, ये जो बीम आ रही है, ये किस सोर्स से, इसका सोर्स क्या है, इस सोर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने के साथ चेंज नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो बी आंसर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन वेलोसिटी बिल्कुल चेंज कर जाती है। किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक, जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में वेव एंटर करती जाएगी, लाइट वेव, उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है। ठीक, तो वेलोसिटी चेंज कर जाती है। एम्पलीट्यूड चेंज करता है कि नहीं करता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो एक चीज़ आप बताओ, एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्ट एनर्जी या इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी वो वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। तो अब देखो एम्पलीट्यूड चेंज करेगा कि नहीं करेगा, ढंग से समझना। जो वेव इधर आ रही है और ये रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्रैक्ट हो जाए, ढंग समझना, पूरी की पूरी एनर्जी अगर रिफ्रैक्ट हो जाती है तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर रिफ्रैक्शन के साथ कुछ ना कुछ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। हर रिफ्रैक्शन के साथ कुछ ना कुछ क्या होता है, रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कुछ अगर एनर्जी E0 आ रही थी यहाँ से, तो E1 एनर्जी जाएगी दूसरे मीडियम में, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और E2 एनर्जी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। इसका मतलब जो एनर्जी रिफ्रैक्ट हो रही है वो इंसिडेंट एनर्जी से कम है, और कम है तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर पूरी की पूरी लाइट की एनर्जी रिफ्रैक्ट होकर अंदर एंटर कर जाती ग्लास के मीडियम में, तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता।
लेकिन सिर्फ रिफ्रैक्शन होता नहीं है, हर रिफ्रैक्शन के साथ कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जरूर होता है। सिर्फ रिफ्लेक्शन तो होता है, वो कौन सा केस होता है? वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR कहते हैं उसको। इस केस में 100% रिफ्लेक्शन होता है, जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट होती है वो 100% क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, 100% कभी रिफ्रैक्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ लाइट वेव रिफ्लेक्ट जरूर होगी। इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा ही करेगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह सकता। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन क्या होगा? बी पार्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी, बाकी तीनों चीज़ें चेंज कर जाएंगी। और एग्जैक्ट बात की जाए, अगर वो डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है तो तीनों चीज़ें डिक्रीज कर जाएंगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी और एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स, AM waves, bends appreciably round the corners of a 1 meter by 1 meter board, but the frequency modulated wave FM waves only negligibly bends। ठीक है, मतलब एक बोर्ड दिया है आपको, उसका साइज कितना दिया है? 1 मीटर बाई 1 मीटर, और जो AM वेव्स हैं वो बेंड कर जाती हैं एप्रिशिएबली। ठीक है, जबकि FM वेव जो हैं वो बेंड नहीं करती। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं, जैसे FM रेडियो में यूज़ की जाती हैं वो, ठीक है, तो वो बेंड नहीं करती हैं। ठीक है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब वेवलेंथ जो है वो उसी ऑर्डर की होती है जिस ऑर्डर का आपका जो हिंड्रेंस है, या जिस ऑर्डर का आपका पार्टिकल है, या जिस ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर उसी ऑर्डर का होता है। साइज की ऑर्डर की होती हैं, तो वो वेव्स जो हैं वो डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, बेंड कर जाती हैं। ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट से हम उसको बेंड करने की कोशिश करते हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, जब हम साइज, जैसे हम स्लिट है, जब हम सिंगल स्लिट लेते हैं, अगर साइज, इस सिंगल स्लिट का साइज जो है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का हो, तो यहाँ से लाइट क्या कर जाएगी? लाइट बीम्स बेंड कर जाती हैं। फिर लाइट स्ट्रेट नहीं जाती है, स्ट्रेट तो जाती जाती है, कुछ लाइट बीम्स क्या कर जाती हैं? वो बेंड भी कर जाती हैं। ठीक है, तो बेंड होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी आपका ऑब्स्टिकल है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसका साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, तो वो वेव बेंड करेंगी। और अगर साइज वेवलेंथ के ऑर्डर से काफ़ी ज़्यादा है तो वो बेंड नहीं करेंगी। इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर AM वेव्स बेंड कर रही हैं, इसका मतलब AM वेव्स की जो वेवलेंथ है वो इस ऑर्डर की है, मीटर्स में है, क्योंकि 1 मीटर बाई 1 मीटर, तो फ्यू मीटर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर से लेकर 2 मीटर कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, लेकिन FM वेव्स बेंड नहीं करती, इसका मतलब इनकी वेवलेंथ क्या होगी? काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, इफ द एवरेज वेवलेंथ ऑफ AM एंड FM वेव्स आर λA एंड λF, काफ़ी छोटा लिखा है, दिख नहीं रहा है। λA दी है एवरेज वेवलेंथ ऑफ AM वेव्स, और λF दी है एवरेज वेवलेंथ ऑफ FM वेव्स। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप होगा? तो रिलेशनशिप इनके बीच में ये होगा, क्योंकि ये वेव्स बेंड कर रही हैं, इसका मतलब ये जो वेवलेंथ है वो मीटर्स के ऑर्डर की है, और ये बेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब ये वेवलेंथ कम होगी। ठीक, तो λA मस्ट बी ग्रेटर देन λF, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट? ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। तो टेक्निकली मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? जिस लाइट में सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो, एक ही फिक्स्ड वेवलेंथ हो, उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ एक वेवलेंथ प्रोड्यूस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो भी आप लाइट प्रोड्यूस करते हो उसमें उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होती है। ठीक है, जैसे कि मान लिया 273 नैनोमीटर है, तो एग्जैक्टली 273 नैनोमीटर की लाइट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ विड्थ होगी, यानी 237 नैनोमीटर की अगर आप लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो एग्जैक्टली 237 नैनोमीटर की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी विड्थ होगी। ऐसा हो सकता है 237 से लेकर 238 तक उसके अंदर विड्थ हो, यानी कुछ वेव्स 237 की भी मिलेंगी, कुछ वेव्स 237.1 की भी मिलेंगी, कुछ वेव्स 237.2 की भी मिलेंगी, तो इसकी ये विड्थ है। ठीक है, तो बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट वो मानी जाती है जिसमें ये जो विड्थ है वो मिनिमम हो, जो स्प्रेड है, इसको कहते हैं स्प्रेड। ये तो मेजर वेवलेंथ है ही आपकी 237,
लेकिन उसके बाद थोड़ी सी इसमें आगे पीछे स्प्रेड भी है, तो जिसकी स्प्रेड कम से कम होगी, मिनिमम स्प्रेड होगी, उसको हम बोलेंगे बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक, यानी कुछ इस तरह से होगी जो, ठीक है। तो कैंडल की तो नहीं होती है, बल्ब की भी नहीं होती है, मरकरी ट्यूब की भी नहीं होती है। लेज़र जो है वो हम उसको कह सकते हैं कंपैरेटिवली क्या है, बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको 3 डायमेंशनल में आपको समझना है, ठीक है। थोड़ा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। द वेव फ्रंट्स ऑफ ए लाइट वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम आर गिवन बाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। एक लाइट वेव ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में, उसका वेव फ्रंट की इक्वेशन दी है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। तो इसको मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। ढंग से देखो, अगर x कोऑर्डिनेट इसका देखा जाए, अगर x एक्सिस पे उसका पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो y और z एक्स कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा c। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका होगा c, 0, 0। इसी तरह से इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट अगर देखा जाए, तो y एक्सिस पे तो x और z 0 हो जाएंगे। जब x और z 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा c। यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 0, c, 0। इसी तरह से अगर इसका z एक्सिस इंटरसेप्ट देखा जाए, तो z एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब है x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा c। यानी इसका कोऑर्डिनेट ये होगा 0, 0, c। ठीक है, ये है आपका वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट जो है वो सिमेट्रिक है, x, y और z इन तीनों में क्या है, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, जो इंटरसेप्ट इसका x एक्सिस के अलोंग है वही इंटरसेप्ट इसका y एक्सिस पे और वही इंटरसेप्ट इसका z एक्सिस पे। ठीक है, ये आपका वेव फ्रंट है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे कांस्टेंट c बढ़ता चला जाएगा, अभी c यहाँ पे है, फिर c यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, जब यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला पॉइंट भी यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये और बाहर की तरफ आ जाएगा वेव फ्रंट, फिर ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, इसी तरह से ये पॉइंट इधर पहुँचेगा, इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, ये वेव फ्रंट और बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मूव कर रहा होगा। जो रे की डायरेक्शन होगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। सिंस वेव फ्रंट जो है वो सिमेट्रिक सिचुएशन है, ये ऐसा नहीं है एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा बेंट है या बाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा बेंट है, तीनों से ये इक्वली इंक्लाइंड है ये वेव फ्रंट। ठीक है, तो जो वेव की डायरेक्शन होगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अगर आप बनाओगे, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अगर आप बनाओगे, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो भी तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगी। अगर मैं इस सेंटर से, इस ओरिजिन से इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, वो जो परपेंडिकुलर की लाइन होगी वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों से इक्वली इंक्लाइंड होगी। ठीक है, अगर इसको आपको समझना है, अगर इसको हम 2D में समझने की कोशिश करें, मान लिया 2 डायमेंशनल पिक्चर है आपके पास, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और एक लाइन फ्रंट है, सरफेस फ्रंट नहीं है, मान लिया लाइन फ्रंट है। टू डायमेंशनल पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये लाइन फ्रंट है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये लाइन फ्रंट इस तरह से है ताकि इसने एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट किया और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट किया वो इक्वल है। मान लिया ये है c, 0 लाइन पॉइंट और ये पॉइंट है आपका 0, c, इक्वल इंटरसेप्ट कट किए इस लाइन फ्रंट ने और लाइन फ्रंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो वेव की डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो अगर आप इस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अगर आप सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करोगे ये परपेंडिकुलर, तो ये इक्वली इंक्लाइंड होगा। जो एंगल यहाँ बनाएगा वही एंगल यहाँ बनाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है उसने दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट किए, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो भी दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर ये लाइन कुछ इस तरह से होती, ढंग से समझना है, अगर ये लाइन कुछ इस तरह से होती, मान लिया इसने एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ज़्यादा कट किया होता, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कम कट किया होता। ठीक है, तब आप इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही तो इस पर परपेंडिकुलर कहीं इस तरह से आता, फिर इक्वल एंगल नहीं होते। जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा है, जिस तरफ इंटरसेप्ट बड़ा कट किया उधर का एंगल क्या होता है ज़्यादा, और जिधर इंटरसेप्ट कम कट किया उधर एंगल क्या होता कम। ठीक है, लेकिन हमारी यहाँ सिचुएशन जो है सिमेट्रिक सिचुएशन है, तीनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट किए। इसका मतलब इस सरफेस की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि लाइट वेव के ट्रैवलिंग की डायरेक्शन आपको बताएगी, क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वही आपको ट्रैवलिंग की डायरेक्शन बताती है, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताती है, लाइट वेव्स के मूवमेंट की डायरेक्शन बताती है। तो वो जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। ठीक, हमने मान लिया वो एंगल कितना है, अल्फा, सॉरी
हमने मान लिया वो एंगल कितना है अल्फा, ठीक है। हमें अल्फा एंगल ही फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि यही पूछा है द एंगल मेड बाई द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से वो एंगल कितना होगा वही आपसे पूछा गया, ठीक है। तो हमने 3D अगर आपने पढ़ा हो मैथमेटिक्स में तो एक रिलेशनशिप होती है कि अगर कोई लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, अगर कोई लाइन है, कोई भी लाइन 3D में कहीं भी है लाइन, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रही है, तो एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप ये होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू जो होता है वो 1 होता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस हैं इसलिए कोसाइन, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी लाइट 3D की किसी भी रे, कोई भी लाइन है 3 डायमेंशनल में, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना बना रही है बीटा और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है गामा। तो ये रिलेशनशिप होती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ोगे 3D में। और इनको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। तो हमारी तो सिमेट्रिक लाइन है, हमारी लाइन ने तो एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल एक ही बनाया है, वही एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाया, वही एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाया, यानी हमारे केस में अल्फा, बीटा और गामा तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये भी क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 है तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा आपका 1/3। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 1/√3, और हमको अल्फा चाहिए तो अल्फा यहां से मिल जाएगा आपको, जो एंगल लाइट रे बनाएगी एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक। तो क्या ऑप्शन मिल जाएगा आपको, डी पार्ट ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहां पे क्या लगेगा एक अंडर रूट, ठीक। तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको डी पार्ट, ठीक है। इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन की जरूरत थी क्योंकि 3D में आपको विजुलाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप आर नियरली, ठीक है। एक डिस्टेंट सोर्स है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है और उसकी शेप आपको पता नहीं है, उसकी शेप कैसी वो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो एक चीज समझो, अगर कोई डिस्टेंट सोर्स है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, और अगर आप यहाँ पे कहीं खड़े हुए हो तो आपके लिए तो वो तो पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, उसकी शेप या साइज कैसा भी हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो आपके लिए वो कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। और पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट आएंगे वो क्या होंगे, वो आपके स्फेरिकल होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताओ, जब तक ये वेव फ्रंट आप तक पहुंचेंगे तब तक वो बहुत बड़ा स्फीयर बना रहे होंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, इनका स्फेरिकल जो स्फीयर का साइज है, जो रेडियस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा होती जाएगी, ठीक, इस तरह से। तो एक चीज़ बताओ, जब तक ये आप तक पहुंचेंगे तो आप तो इनका एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे होगे, पूरा वेव फ्रंट तो आप देख नहीं पाओगे, आप तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा यूज़ करोगे, ठीक है। और वो बहुत छोटा सा जो हिस्सा होगा वो ऑलमोस्ट प्लेन होगा, जैसे अर्थ की सरफेस है तो वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल, लेकिन हम छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है, एकदम फ्लैट दिखती है, फ्लैट लैंड की तरह दिखती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे है कि वेव फ्रंट अगर आप पूरा वेव फ्रंट देखोगे तो वो स्फेरिकल होगा, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगा। लेकिन अगर आप उसका छोटा सा हिस्सा देखोगे तो वो इतना बड़ा स्फीयर है कि अगर आप उसका छोटा सा हिस्सा देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, ऑलमोस्ट आपको प्लेन दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेन। द वेव फ्रंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप आर नियरली प्लेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी। इनवर्स स्क्वायर लॉ इंटेंसिटी का वो क्या होता है कि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/r² के। इनवर्स स्क्वायर लॉ 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे r इंक्रीज होता जाएगा, इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, और किस पैटर्न में डिक्रीज करेगी, तो वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर r डबल करोगे तो इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगी,
इज वैलिड फॉर ए, ये आर नहीं होगा यहाँ पे, इज वैलिड फॉर ए पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, प्लेन सोर्स और सिलेंड्रिकल सोर्स। ठीक है, तो आप देखो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो होती है पावर अपॉन एरिया। ठीक, अगर मान लिया एक पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर P है, ठीक है, अगर आप यहाँ से R डिस्टेंस पे जाओगे तो ये जो पावर P जो पावर है जो वहाँ से एनर्जी एमिट हो रही है वो कितने रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कितने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये जो सरफेस होगा ये स्फेरिकल सरफेस होगा और जिसका एरिया होता है 4πr²। तो इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी पावर अपॉन एरिया, एरिया कितना, एरिया 4πr²। ठीक है, अगर हम माने सोर्स की पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर एमिट कर रहा है, कांस्टेंट एनर्जी पर सेकंड एमिट कर रहा है, तो वो एनर्जी कितने रीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो रीजन क्या है 4πr²। ठीक है, अगर पावर कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है 1/r² के। ठीक है, तो ये सिर्फ किस केस में पॉसिबल होता है, जबकि आपका जो एनर्जी सोर्स है, जो लाइट सोर्स है, वो क्या हो, वो एक पॉइंट सोर्स हो। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका, ए पार्ट। ठीक, अगर कोई लाइन सोर्स है, अगर सोर्स आपका लाइन सोर्स है, ठीक है, मान लिया काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा ये सोर्स है, ठीक है, और यहाँ इससे R डिस्टेंस पे अगर आपको इंटेंसिटी देखनी है और ये मान लिया पावर P एमिट कर रहा है, इसकी जो पावर होगी वो एक फिक्स पावर नहीं होगी, इसकी पावर होगी पावर पर यूनिट लेंथ। तो मैंने मान लिया P जो है वो पावर एमिट कर रहा है पर यूनिट लेंथ, यानी P वॉट पर मीटर, यानी अगर इस सोर्स का आप 1 मीटर कट करोगे तो वो 1 मीटर कितनी पावर एमिट कर रहा है, P वॉट पर मीटर। 2 मीटर करोगे तो 2P टाइम्स 2P वॉट पर, ठीक है, 2P वॉट हो जाएगी वो। ठीक है, तो इसकी जो पावर है वो एक फिक्स पावर नहीं है, वो बेसिकली उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रही है। जैसे ट्यूबलाइट है, ठीक है, ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट में आप कितनी ट्यूबलाइट की लेंथ यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से वो पावर एमिट कर रही होगी। ठीक है, तो ट्यूबलाइट अगर है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ट्यूबलाइट की जो पावर है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कुछ होगी P वॉट पर मीटर। ट्यूबलाइट की अगर हम 1 मीटर लेंथ लें तो इतनी पावर वो यूज़ करेगा, इतनी पावर वो एमिट कर रहा होगा। ठीक है, तो इससे R डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएंगे। एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे और सिलेंडर की लेंथ मान लेते हैं L। क्लियर, तो कितनी पावर एमिट कर रहा होगा, तो P वॉट पर मीटर है, तो L लेंथ की का अगर आपने ये लाइन सोर्स लिया है तो वो कितनी पावर एमिट करेगा, P इंटू L। और ये पावर कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो जो एरिया है वो एरिया है आपका 2πrl। ठीक, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी पावर अपॉन एरिया, पावर कितनी है P इंटू L, और एरिया कितना है, एरिया है 2πrl। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो जो इंटेंसिटी आ रही है आपकी वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, वो 1/r के प्रोपोर्शनल आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स में ध्यान रखना, पॉइंट सोर्स में जो इंटेंसिटी है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, लाइन सोर्स में जो इंटेंसिटी होती है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। हमें सिर्फ पूछा है कि 1/r² के प्रोपोर्शनल कब होगी, तो आंसर क्या होगा आपका, पॉइंट सोर्स। अगर यहाँ होता 1/r के प्रोपोर्शनल के कब होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है आपका, लाइन सोर्स। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप प्लेन सोर्स पे जाओगे, प्लेन शीट है, मान लिया एक शीट है, इल्यूमिनेटिंग शीट है, और ये काफ़ी बड़ी है साइज में, और ये अपनी लाइट बीम जो है वो एमिट कर रही है, लाइट किसी भी तरह की एनर्जी जो है वो एमिट कर रही है। तो इस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो पोजीशन के साथ वेरी नहीं करती है। यहाँ पे इंटेंसिटी देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब जगह इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी R पे डिपेंड ही नहीं करती। क्लियर, तो हमें तो सिर्फ 1/r² पूछा, तो आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव्स। कोहेरेंट की डेफिनेशन क्या थी, तो कोहेरेंट की डेफिनेशन बेसिकली ये थी कि जो 2 वेव्स हैं, 2 वेव्स को अगर हम कोहेरेंट तब बोलेंगे, या 2 सोर्स को हम कोहेरेंट तब बोलेंगे जब वो जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे। जो डेल्टा फाई है, जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे, वो टाइम के साथ वेरी ना करे। जो भी इनिशियल फेज डिफरेंस है वही किसी भी टाइम टी पे फेज डिफरेंस रहे। ठीक है, फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी ना करे, वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सोर्स क्या हैं, कोहेरेंट हैं। ठीक है, तो इक्वल वेवलेंथ, इक्वल वेलोसिटी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हैविंग शेप ऑफ इक्वल वेव फ्रंट, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, हैविंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी
नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे दोनों सोर्स क्या हैं आपके, कोहेरेंट सोर्स हैं। क्या आंसर होगा इसका, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इज स्प्रेड ऑन ए वाटर सरफेस, एक वाटर सरफेस है, मान लिया इस तरह से है ये वाटर सरफेस, और उसके ऊपर एक ऑयल की ड्रॉप को स्प्रेड किया गया, मान लिया ये ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। इट डिस्प्लेस ब्यूटीफुल कलर्स इन डे लाइट बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर बारिश होती है और अगर कहीं पेट्रोल वगैरह थोड़ा सा गिर जाता है तो वहाँ पे कई सारे कलर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, पूरा स्पेक्ट्रम दिखता है आपको कलर्स का। तो ऐसा क्यों होता है, तो आप ढंग से समझना ऐसा क्यों होता है। मान लिया ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, सन रेज आ रही हैं, ठीक है। अभी जैसे ही मीडियम चेंज होगा, ये मीडियम में एंटर करेंगी तो ये बेंट हो जाएगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। कितने एंगल पे बेंट होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। क्लियर, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा ये लाइट वेव्स क्या कर जाएंगी, बेंड कर जाएंगी। लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसका जो रिलेशनशिप होती है कुछ इस तरह से होती है, सम कांस्टेंट a प्लस सम कांस्टेंट b अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c अपॉन लैम्डा टू पावर 4, कुछ इस तरह की रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस मीडियम में जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। और अगर वेवलेंथ अलग अलग होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उस मीडियम का अलग अलग होगा, अलग अलग वेव के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जो सनरे आ रही है उसमें तो लगभग सारी लाइट्स होती हैं, ठीक है, वॉयलेट से लेकर रेड तक पूरा स्पेक्ट्रम ही होता है सनरेज के अंदर। तो यहाँ से जो लाइट एंटर करेंगी वो अलग अलग एंगल पे बेंड करेंगी, कोई ज़्यादा बेंड करेगी, कोई कम बेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, और रिफ्लेक्शन भी साथ में हो रहा होगा, कुछ एक बीम तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ से कुछ बीम्स रिफ्लेक्ट होंगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ अंदर ट्रांसमिट भी कर जाएंगी, जो ट्रांसमिट करेंगी तो वो ग्राउंड जो भी सरफेस होगी, ठीक है, वहाँ से भी रिफ्लेक्ट करके वो वापस आएंगी। तो इस तरह से ये जो बीम्स हैं, ये जो वाइट लाइट आ रही थी वो बेसिकली अलग अलग कलर्स में क्या हो गई, ये डिफ्रेंशिएट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे अगर हम स्क्रीन लगाएं तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या होगा कि रेड लाइट का मैक्सिमा कहीं बनेगा, कहीं ब्लू लाइट का मैक्सिमा बनेगा, कहीं येलो लाइट का मैक्सिमा बनेगा, कहीं पे वॉयलेट लाइट का मैक्सिमम बनेगा, कहीं पे ग्रीन लाइट का मैक्सिमम बनेगा। इस तरह से अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग कलर्स के मैक्सिमा यहाँ पे बनेंगे। जब ये वेव्स आगे जाके इंटरफेयर करेंगे, इंटरफ्रेंस होगा इनके बीच में, तो ये अलग अलग पोजीशन पे अपने मैक्सिमम बनाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली यही वो जो कलर्स हैं, यही वो कलर्स होते हैं। जब ह्यूमन आई देख रही होती है इनको, ये मान लिया ह्यूमन आई है इस तरह से, ठीक है, तो आई की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मैक्सिमा क्रिएट हो रहे होते हैं। यहाँ पे रेड का मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है, यहाँ किसी और कलर का मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे किसी और कलर का मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आई को क्या दिखता है, आई को पूरा एक स्पेक्ट्रम सा दिखता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो किसकी वजह से रहा है, ये हो रहा है इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। अलग अलग लाइट बीम्स अलग अलग पोजीशन पे इंटरफेयर करके अलग अलग मैक्सिमा बना रही हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज सेंड वेव्स विच इंटरफियर। दो कोहेरेंट सोर्स हैं, कोहेरेंट का मतलब उनका जो भी फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, और अलग अलग इंटेंसिटी के। मान लिया एक कोहेरेंट सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी I1 है, एक कोहेरेंट सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी I2 है, और ये वेव्स सेंड कर रहे हैं और वो वेव्स आपस में क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज 25। आई मैक्स, जो भी इनके इंटरफेरेंस से मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी और जो भी इनके इंटरफेरेंस से मिनिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, उनका जो रेशियो दिया है वो 25 दिया है, यानी 25:1 दिया हुआ है आपको, ठीक है। द इंटेंसिटीज ऑफ द सोर्सेज आर इन रेशियो, आपको I1/I2 बताना है, जो सोर्स की इंटेंसिटी है उनका रेशियो बताना है I1:I2, ठीक है। तो आई मैक्स क्या होता है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली होती है √I1 डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर। तो मैंने मान लिया I1 बड़ा है तो हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, क्लियर। और ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया 25:1, ठीक। तो अगर हम
ले लें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा √I1 प्लस √I2, और इस तरफ आ गया I2, इस तरफ आ गया √I1 माइनस √I2, और इनका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5:1, मैंने अंडर रूट ले लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो I1 प्लस I2 जो आ रहा है वो आपका आ जाएगा 5 टाइम्स अंडर रूट I1 माइनस 5 टाइम्स अंडर रूट I2। I1 वाले टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं, I2 वाले टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं। तो I2 वाला इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 6I2, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 4I1। कैंसिल कर लेते हैं, 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और अगर स्क्वायर कर दें अब इसको हम, तो ये आ जाएगा 9I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4I1। तो I1 अपॉन I2 कितना आ गया, तो I1 अपॉन I2 आ जाएगा 9:4। तो उनकी इंटेंसिटीज का, उन दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की इंटेंसिटीज का जो रेशियो है वो क्या आएगा 9:4। क्लियर? तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्लिट्स इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव इक्वल विड्थ एंड द सोर्स इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द स्लिट्स। दो स्लिट्स हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और इनकी विड्थ इक्वल है S1 और ये क्या है S2, और जो सोर्स है वो सिमेट्रिकली प्लेस किया गया, यानी जितनी डिस्टेंस S1 से है उतनी डिस्टेंस उस सोर्स की S2 से है। ठीक, ताकि S1 और S2 पे जो सोर्स से वेव्स पहुंच रही हैं, लाइट वेव्स, उनकी इंटेंसिटी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ठीक है। अगर हम माने S1 से जाने वाली वेव की इंटेंसिटी I1 है, I है, तो S2 से भी निकलने वाली वेव्स की इंटेंसिटी क्या होगी, I ही होगी। ठीक है। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल फ्रिंज इज I0। सेंट्रल फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो है I0। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज जो होती है, सेंट्रल मैक्सिमा जिसको हम कहते हैं, वो वहां पे इंटेंसिटी होती कितनी है, अगर हम I के टर्म्स में देखें तो वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो होगी √I प्लस √I का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 4 टाइम्स I, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी दी है आपको, I0। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम एक स्लिट की जो इंटेंसिटी होगी स्क्रीन पे वो फाइंड कर सकते हैं, और वो कितनी आ जाएगी, I0/4। ठीक, इसका मतलब अगर एक स्लिट हम बंद करें, सिर्फ एक स्लिट खोल के रखें, तो पूरी स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, I0/4, क्योंकि वो एक स्लिट की इंटेंसिटी है। जब हम दूसरी स्लिट भी ओपन कर देंगे तो इसकी वजह से भी पूरी स्क्रीन पे कितनी होगी, I0/4। लेकिन ये यूनिफॉर्म तो होती नहीं है, दोनों वेव्स क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, कहीं पे मैक्सिमम बनाएंगी, कहीं पे मिनिमम बनाएंगी। जहां पे मैक्सिमम बनाएंगी वहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, I0। जहां पे मिनिमम होगा वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा स्क्रीन पे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कहीं पे एनर्जी ज्यादा हो गई, कहीं पे एनर्जी कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे एनर्जी कम, कहीं मैक्सिमा, कहीं मिनिमा, कहीं मैक्सिमा, कहीं मिनिमा, इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, भाई पूछ रहे हैं आपसे, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी। अगर हम एक स्लिट क्लोज कर दें, मान लिया हमने S2 वाली स्लिट को क्लोज कर दिया, तो पूरी स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी होगी वो S1 की वजह से होगी, और वो कितनी होगी, I, और I की वैल्यू कितनी आ रही है, I0/4। यानी पूरी स्क्रीन पे, जरूरी नहीं सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट हो, कहीं पे भी आप देखो तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी आपको, I0/4। तो क्या आंसर होगा इसका, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A thin transparent sheet is placed in front of a young double slit। डबल स्लिट के सामने एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट रखती है। दोनों स्लिट के सामने रखी है, किसी एक स्लिट के सामने रखी है, ऐसा क्लियर नहीं है, तो हम दोनों के सामने मान के चलते हैं। तो मान लिया कुछ इस तरह से यंग्स डबल स्लिट का सेटअप है ये, और ये सामने स्क्रीन होगी आपकी। रफ स्केच बना रहे हैं इसका हम। ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन होती है, ये स्लिट है S1 और ये स्लिट है आपकी S2। ठीक, अगर एक के सामने हम ट्रांसपेरेंट शीट रखें तो क्या होता है, और दोनों के सामने रखेंगे तो क्या होता है। मान लिया हमने S2 के सामने एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट रखी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो वो होता है μ - 1 × t। t इसकी थिकनेस होती है, और म्यू क्या होता है, म्यू होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? कैसे पता करते हैं ये कितना हुआ,
ये वैल्यू आती कहाँ से, म्यू माइनस वन इंटू टी। तो अगर यहाँ पे ये स्लिट नहीं होती तो कितनी अगर जो यहाँ से वेव जा रही है वो कितनी ऑप्टिकल पाथ लेंथ ट्रेवल कर रही है इतनी सी रीजन में, तो वो होती है टी के बराबर। और जैसे ही आपने ये शीट रख दी है, अब वो कितनी ऑप्टिकल पाथ लेंथ ट्रेवल करेगी, ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, तो वो हो जाएगी म्यू इंटू टी। तो शीट रखने से पहले ऑप्टिकल पाथ लेंथ टी थी, अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू इंटू टी हो गई है। तो डिफरेंस कितना हुआ, कितनी एक्स्ट्रा पाथ लेंथ ट्रेवल कर ली, कितना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो वो हो गया म्यू टी माइनस टी। तो म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो किसी भी शीट को लगाने से उस वेव में एक्स्ट्रा पाथ लेंथ, वो वेव कितनी एक्स्ट्रा पाथ लेंथ ट्रेवल करती है, कितना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है उस वेव में, तो वो होता है म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक है, अगर आपने एक स्लिट के आगे लगाई है तो इससे इफेक्ट क्या होता है, इससे इफेक्ट ये होता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन यहाँ पे होती है वो कहीं नीचे शिफ्ट हो जाती है। एक्चुअली पूरा स्पेक्ट्रम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पूरा स्पेक्ट्रम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर आपने शीट ऊपर लगाई होती तो पूरा स्पेक्ट्रम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता। ठीक है, अगर आपने शीट दोनों के ही सामने लगा दी है और इक्वल थिकनेस है उस शीट की, इसके सामने भी थिकनेस टी है और इसके सामने भी थिकनेस टी है और इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो ना ऊपर शिफ्ट होगी ना नीचे शिफ्ट होगी, वो सेंट्रल मैक्सिमम वापस अपनी उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो शीट्स इंट्रोड्यूस करने से सिर्फ पैटर्न जो है ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है, उसकी फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता। जो फ्रिंज विड्थ पहले होगी वही फ्रिंज विड्थ बाद में होती है। ठीक है, सिर्फ किस चीज में चेंज आता है, स्पेक्ट्रम की पोजीशनिंग में। ठीक है, या तो अगर आपने शीट ऊपर लगाई है तो पूरा स्पेक्ट्रम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, अगर आपने शीट नीचे लगाई है तो पूरा स्पेक्ट्रम नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर आपने दोनों के सामने लगा दी है, मान लिया इसके सामने भी एक शीट लगाई है और एक अलग शीट इसके सामने भी लगाई है, तो हम इसका पार्ट डिफरेंस देखेंगे, इसने कितना एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर दिया होगा, म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक है, मान लेते हैं ये शीट वन है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन और थिकनेस टी वन है, तो ये म्यू वन और ये टी वन हो जाएगा। ये दूसरी शीट है, इसकी थिकनेस T2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो इसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा पाथ लेंथ क्रिएट हो जाएगी, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, तो वो होगी μ2 माइनस वन इंटू T2। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी ज़्यादा है कि ये क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर ये वाली क्वांटिटी, अगर इसको बोले हम डेल्टा x1 और इसको बोलते हैं हम डेल्टा x2, अगर डेल्टा x1 ज़्यादा है तो इसका मतलब पूरा स्पेक्ट्रम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर डेल्टा x2 ज़्यादा हो जाएगी x1 से तो पूरा स्पेक्ट्रम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर डेल्टा x1 डेल्टा x2 दोनों बराबर हो गए तो ना ऊपर शिफ्ट होगा ना नीचे शिफ्ट होगा, एग्जैक्ट बिना स्लिट्स के जैसा था वैसा ही अब स्लिट्स लगा के भी होगा, बिना शीट के जैसा था वैसा ही अब शीट लगा के भी होगा, यानी जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम पहले था अब भी वहीं सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा। लेकिन फ्रिंज विड्थ में कोई डिफरेंस होगा तो फ्रिंज विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर, वो अब भी कितनी रहेगी, लैम्डा डी अपॉन डी फ्रिंज विड्थ। तो क्या आंसर होगा इसका, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर, पूरा सेटर पानी में डुबो दिया गया और उसके अंदर वो हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ जो होती है W अगर उसको लिखें तो वो होती है लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक, ये फ्रिंज विड्थ होगी। अब जैसे आप वाटर में डिप करोगे इसको तो अब जो है वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ अब कौन सी यूज करेंगे, जो वाटर में वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ मीडियम बदलने से चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर वाटर में वेवलेंथ W है तो वो बेसिकली होगी एयर में जो भी वेवलेंथ होगी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम यानी म्यू। ठीक है, तो वाटर में डिप करते ही जो आप लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम हो जाएगी तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के। ठीक, तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ए आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर।